गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका। जो पूरक पुस्तक कृतिका का हम लोग अध्ययन करते हैं उसके अध्याय 1 माता का अंचल हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर चुके थे। आइए आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा करेंगे। माता के अंचल नामक इस संस्मरण लेखन के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। आइए हम इनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले कर लें, फिर हम लोग प्रश्न अभ्यास को करेंगे। लेखक शिवपूजन सहाय ये हिंदी के उपन्यासकार हैं और इनका पहला उपन्यास जो है हिंदी का पहला उपन्यास माता का अंचल माना जाता है। इनके बारे में आज हम जानकारी करते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे लोग, स्मृत शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। ये लेखक शिवपूजन सहाय का जीवन परिचय है। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? जब उन्हें सांप से डर लगा, सांप निकला तो वो भागे भागे अपनी माँ के पास आए। जो इसके प्रमुख पात्र बिंदु हैं, भोलाराम, जब वो वैसे तो अपने पिताजी से उनका ज़्यादा लगाव था, पिताजी के साथ रहते थे, लेकिन जब उन्हें सांप दिखा और डर ज़्यादा लगा तो भाग के माँ की शरण में आए। तो इसका उत्तर आइए बताते हैं। बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के अंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ये हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। जब बच्चा हर जगह से हार जाता है, थक जाता है, तो वो माँ की गोद में आता है और माँ की गोद में उसे एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये तो हर बच्चे के साथ होता है कि वो रोते रहें, चिल्लाते रहें किसी चीज़ के लिए। अपने दोस्तों को देख लेते हैं, अपने हमउम्र बच्चों को देख लेते हैं तो वो भूल जाते हैं सब कुछ और खेलना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेते थे। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता था। वे उनके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता।
इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़े तुकबंदी याद हो तो लिखिए। आप लोग भी गांव में खेलते होंगे, अगर कोई तुकबंदी करते हैं तो लिखिए। जैसे भोलानाथ तुकबंदी करते थे, राम के चिरई राम के खेत खाला चिरई भर भर पेट, उसी तरह आप लोग भी अगर कुछ करते हो तो लिखिए, वो आपको लिखना ही है। प्रश्न नंबर 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ किस तरह का खेल खेलते थे? मिट्टी का घर बनाते थे, खेत बनाते थे, कंकड़ के बीज बोते थे। उस समय और आपके खिलौने में कुछ अंतर है, और अंतर है तो उसे लिखिए। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थीं, जिनसे वह खेलते व खुश होते थे। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चे को बेफिक्र खेलने कूदने की अनुमति नहीं देते थे। आज हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान है, भिन्न भिन्न तरह के कंप्यूटर गेम उपस्थित हैं। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय की जाती है। और पहले क्या था, दिन भर खेलते रहिए, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और अब पहले मिट्टी के बर्तन से बच्चे चूल्हा और चौका बनाते थे, अब तो उनके लिए प्लास्टिक के और स्टील के बर्तन आने लगे खेलने के लिए। अब माता पिता खरीद के दे रहे हैं और पहले के माता पिता नहीं देते थे। अतः आज खेल में स्वच्छता है और पहले के खेल में इतनी स्वच्छता नहीं थी, बच्चे गंदे हो जाते थे। और पहले के बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते थे और आज के बच्चे स्वतंत्र रूप से नहीं खेलते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो पाठ में कई प्रसंग ऐसे हैं जो दिलों को छू लिए हैं। जैसे रामायण पाठ कर रहे अपने पिताजी के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखना और खुश होना, और पिताजी उसे देखते तो शर्माकर वो आईना रख देते थे। ये भी आदत उनकी बहुत अच्छी थी। अधिकतर लोग बच्चे जब कोई इस तरह का काम करते हैं तो बड़े देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बच्चों को अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, पिताजी का जानबूझकर कुश्ती में हार जाना और चेहरे पर प्रसन्नता दिखाना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग होता है। कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिप जाना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गूंज से ना जाना मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशकों की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो पहले वो 30 साल पहले जो गांव की स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर आपको खुद देखकर लिखना है। पहले, आज के 30 साल पहले, ये उपन्यास 30 साल ही नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसके पहले विद्यार्थी स्कूल जाते थे, अध्यापक उन्हें घर की गलतियों के लिए भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे देते थे और माता पिता कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। पहले गांव के लोग
अपना खेती बाड़ी करते थे और बच्चे दिन भर घूमते खेलते रहते थे, कोई नहीं बोलता था। आज ऐसा नहीं है। आज के माता पिता जागरूक हो गए हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, गृह कार्य करवाते हैं, और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आपके सामने है, आप खुद लिखेंगे। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये तो आपको खुद ही करना है कि आपको कौन सी भावनाएं याद आती हैं और आप क्या लिखते हैं। 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए। ये माता का अंचल इसका नाम है, इसका एक और उपयुक्त शीर्षक आपको खुद चुन के देना है, ये आप स्वयं करेंगे। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उनकी गोद में जाकर, उनकी गोद में छुप करके, उनके सीने से लग करके, उन्हें खट्टी मीठी चुम्मी दे करके माता पिता को बच्चे इसी तरह अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो ये तो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उस समय के बच्चे और आज के बच्चों में बहुत अंतर। तो इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। ये बात अलग है कि उस समय उनके पास अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त होते थे। खेलने का जो सामान था वो प्रकृति से ही प्राप्त करते थे, उनको कोई खरीद के नहीं देता था। और वर्ष की उम्र में होते ही बच्चे को विद्यार्जन के लिए भेज दिया जाता। लेकिन जब वो उम्र में 4 साल या 5 साल के होते थे तब भेजा जाता था विद्यालय। आज के बच्चे जब 3 साल के होते हैं तब उन्हें विद्यालय भेज दिया जाता है। आज बच्चे अपना ज़्यादा समय वीडियो गेम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेलने में बिता रहे हैं, या फिर पहले विद्यालय में इतने काम नहीं दिए जाते थे। पहले विद्यालय में काम कम होते थे और आज विद्यालय में काम ज़्यादा हो गए हैं। पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करते थे और अध्यापक का हर काम बच्चे करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यार्जन करते हैं और घर आकर फिर उन्हें दोहराते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपका गृह कार्य होगा। 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, ये प्रश्न आपको खुद करना है और अपनी भाषा में करना है। आशा करते हैं कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। आप गृह कार्य पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।